हेलो बच्चों, मैं आपका गुरु सर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 2 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। तो बच्चों, पहले आपको इन प्रमेयों के बारे में जानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रश्नावली के क्वेश्चन या तो उस प्रश्नावली के लिए जो उदाहरण मिलने वाले हैं उन सबको आप हल कर पाओगे। तो पहला तो काम हमारा यही रहेगा कि हम उन अध्याय या उन प्रश्नावली के लिए जो भी प्रमेय अच्छे से यूज होगा उनको हमको पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम पहला प्रमेय जो हमको दिया हुआ है शेषफल प्रमेय। तो आप अच्छे से समझ जाइए शेषफल प्रमेय क्या होता है। जैसे कि कोई भाज्य होता है उसको हम किसी अन्य भाजक से क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो हमको नीचे में क्या मिलता है, शेषफल मिलता है। पता है ना, हमने पिछले वाले प्रश्नावली में पढ़ा था। तो नीचे में जो शेषफल मिलता है उसके लिए हम भाग देने वाला बहुत सारा प्रोसेस किए थे। तो यहाँ पर शेषफल प्रमेय ऐसा है जिसमें आपको भाजक द्वारा भाज्य को भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप सीधा सीधा शेषफल प्रमेय लगाएंगे और वहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा सीधा सीधा शेषफल। तो वो होता क्या है, कैसे हम उसको प्राप्त करेंगे उसको अच्छे से समझिए। तो देखिए, माना शेषफल प्रमेय क्या होता है उसको अच्छे से समझ जाइए, है ना। माना f(x) को एक ऋण a से भाग दिया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है, तब शेषफल fa होगा। ध्यान से समझिए, आपको सिर्फ मैं थ्योरी दिख रहा हूं ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मान लो f(x) को हम किससे भाग दे रहे हैं, एक ऋण a से, तब भाग देने के बाद ये क्या कहलाएगा, भाज्य, और ये क्या कहलाएगा, भाजक। शेषफल क्या प्राप्त होगा, बोला है fa। अब मान लो आपको यहां पर प्राप्त हो गया भाज्य बराबर fx, क्या प्राप्त हो गया है, fx, और भाजक बराबर हमको प्राप्त हो गया है क्या, ये प्राप्त हो गया है x ऋण a। तो आपको शेषफल क्या मिलेगा, बोला गया है fa, और fa आया कैसे है उसको समझिए। तो जब भाज्य बराबर ये मिला है, भाजक बराबर ये मिला है, तो शेषफल प्रमेय जब हम लगाएंगे तो भाजक बराबर 0 लेके चलेंगे। भाजक बराबर क्या लेके चलेंगे, 0। शेषफल प्रमेय लगा रहे हैं मतलब आप समझ जाइए भाजक बराबर 0 लेके चलना है। तो भाजक बराबर जब 0 लेके चलेंगे फिर भाजक का मान आप रख दीजिए यहाँ पर x ऋण a, और x ऋण a बराबर हो जाएगा क्या, 0। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो ऋण a इधर आके हो जाएगा धन a, तो ये हो जाएगा x बराबर a। बात समझिएगा, x बराबर a जो हमको प्राप्त हुआ वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, भाजक बराबर जब हमने रखा था क्या, 0। तो x बराबर जो a प्राप्त हुआ इसका मान हमको रख देना सीधा सीधा भाज्य में। अब भाज्य हमको अभी फिलहाल fx दिया है, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पर भाज्य बराबर कुछ मान दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए x बराबर हम क्या रखेंगे, a। तो यहाँ पर भाज्य के जगह में भाज्य जो हमको मिला है fx, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, a रख देंगे। और a रखने के बाद जब उस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वही कहलाएगा हमारा क्या, शेषफल। यहाँ पर आपको शेषफल प्रमेय लगाने का मतलब यह है कि आपको भाजक बराबर 0 लेके चलना है, और जो वहां से x का मान आएगा उसका मान कहाँ पर रख देना है, भाज्य में। और भाज्य में रखने के बाद यदि जो मान आता है वो क्या कहलाता है, हमारा शेषफल, वही आ जाएगा हमारा आंसर। तो जैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये जो मैं थ्योरी बताया हूँ वो एकदम और क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रमेय की ओर। तो बच्चों, अगला प्रमेय जो हमको दिखाई दे रहा है वो है गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय के आधार पर आपको 2 प्रमेय देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको मैं बताया था कि मान लो fx को हम भाग देते हैं किससे, x ऋण a से। मान लो fx को किससे भाग देते हैं, x ऋण a से भाग देते हैं, भाग देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा यही पे, है ना। तो ये हो गया हमारा भाज्य और ये हो गया हमारा भाजक। तो इस स्थिति में यदि हमको शेषफल प्राप्त होता है 0, बात समझिएगा, जब fx को x ऋण a से भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, मान लो 0। तब इस स्थिति में क्या बोलेंगे हम, x ऋण a जो है fx का गुणनखंड होगा। यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय हम पढ़ रहे हैं ना, जब हम fx को x ऋण a से भाग करते हैं और शेषफल क्या प्राप्त होता है, 0, तब हमको कहना है x ऋण a जो है fx का गुणनखंड होगा। तो पहला हमारा प्रमेय क्या प्राप्त हुआ, यदि fx को x ऋण a से भाग देते हैं,
और शेषफल शून्य प्राप्त हो, शेषफल क्या प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो, तो x ऋण a f(x) का गुणनखंड होगा, प्रश्न में आता है कि x ऋण a या भाजक जो है भाज्य का गुणनखंड है अथवा नहीं करके, तो आपका क्या काम रहेगा कि वहां पर आप शेषफल प्रमेय लगा दीजिएगा, और यदि 0 प्राप्त हुआ शेषफल तो बोल देना है भाजक भाज्य का गुणनखंड है, और यदि शेषफल प्राप्त नहीं हुआ 0 तो आपको लिख देना है भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है। अब तो बात हो गई ये पहले स्थिति के लिए। अब दूसरी स्थिति में क्या करना है, देखिए उसको भी अच्छे से समझ जाइए। जस्ट इसको उल्टा, यदि x ऋण a f(x) का गुणनखंड होगा या हो तब f(x), तो हमको शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0। बात समझिएगा, यदि हम इसको इससे भाग दिए और बोला गया है कि x ऋण a f(x) का क्या है, गुणनखंड है, x ऋण a f(x) का गुणनखंड है, तब शेषफल प्राप्त होगा 0। दोनों जस्ट उल्टा है। पहले हमने क्या बोला कि जब f(x) को x ऋण a से भाग दिए तब शेषफल प्राप्त हो गया 0, तो x ऋण a जो है f(x) का गुणनखंड है। अब यहाँ पर जस्ट उल्टा हो गया, x ऋण a f(x) का गुणनखंड है, तो हमको शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। यदि x ऋण a f(x) का गुणनखंड है या गुणनखंड हो तब शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ये हो गया गुणनखंड का 2 प्रमेय। तो इन तीनों के आधार पर, एक शेषफल प्रमेय और इन दोनों के आधार पर हमारे प्रश्नावली का और उदाहरण का पूरा क्वेश्चन बनने वाला है। तो इन तीनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने उदाहरण की ओर। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमारे सामने में है वो है उदाहरण नंबर 9। भाज्य px बराबर 3x घात 4 ऋण x घात 3 धन 30x ऋण 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा भाज्य मिला और इनसे भाग दिया जा रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, भाजक। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर ए को हल करेंगे, उसके बाद हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर बी को। तो देखिए, हम पहले बता देंगे कि हमको भाज्य क्या दिया हुआ है। जैसे कि आपको पहले तो दिखाई दे रहा है, भाज्य बराबर हमको मिला है px बराबर 3x घात 4 ऋण x घात 3 धन 30x ऋण 1। उसके बाद भाजक बराबर हमको मिला हुआ है, भाजक को हम मान लो कुछ अन्य नाम दे देते हैं, जैसे कि इसको हम नाम दे देते हैं gx बराबर हमको मिला है x धन 1। अब हमको यहाँ पर शेषफल निकालना है। तो शेषफल निकालने के लिए आपके पास 2 विधि है। यदि बोल दिया जाए कि इसको इससे भाग देकर ही आपको निकालना है क्या, शेषफल, तो आपको भाग देने वाला प्रोसेस कर देना है। और यदि आपको बोला जाता है कि सिर्फ आपको निकालना है शेषफल ज्ञात कीजिए करके, तो आपके पास शेषफल प्रमेय तो है ही, जिसमें हम सबसे पहला प्रोसेस क्या करते हैं, भाजक बराबर 0 लेके चलते हैं। क्या करते हैं, भाजक बराबर 0 लेके चलते हैं। तो माना भाजक बराबर 0, सीधा सीधा आप लेके चलेंगे, भाजक बराबर क्या, 0। और तो भाजक का मान आप रखिएगा क्या, देखिए भाजक gx बराबर हमने क्या ले लिया, 0। तो भाजक का मान हम जब यहाँ पर रखेंगे तो x धन a बराबर हमने प्राप्त कर लिया क्या, 0। अब x धन 1 बराबर 0 प्राप्त किए, तो यहाँ से हम प्राप्त करेंगे किसका मान, x का। तो 1 प्लस सीधा हो जाएगा क्या, माइनस। तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर -1। और आपको बताया था कि भाजक बराबर जो x का मान प्राप्त होगा उसको हमको कहाँ रख देना है, भाज्य में रख देना है। कहाँ रख देना है, भाज्य में। तो चलिए, मान रखने पर किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर लिख दीजिएगा। अब देखिए कहाँ पर रख रहे हैं, x का मान पूरा कर दीजिएगा। x का मान px में रखने पर ये हो जाएगा हमारे पास p। देखिए जहां जहां पर है मान रखने आपको आना चाहिए, जहां जहां पर x है तो x के जगह हमको क्या प्राप्त हुआ है, ऋण 1। तो जहां जहां पर x है वहां पर हमको क्या रखते जाना है, ऋण 1। ध्यान समझिएगा, बहुत से बच्चों को मान रखने नहीं आता है, तो आप यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। जहां पर x है वहां पर क्या रखना है, ऋण 1 रखना है। तो यहाँ पर हमको x मिला, ऋण 1 रख दीजिए, बराबर ये 3 का हो गया 3। अब x घात 4 है, मतलब ऋण 1 का घात हो जाएगा 4। उसके बाद ऋण का ऋण हो गया
x मान हम क्या रख दे रहे हैं ऋण 1 और ऋण 1 का घात हो जाएगा 3। यहाँ पर धन है तो हमने लिख दिया धन, 30 है तो 30 लिख दिए। फिर x के लिए क्या रख देना है ऋण 1 और पहले से हमको मिला हुआ है ऋण 1। अब मान रखने के बाद आपको क्या करना है ध्यान से समझिए, ये 3 का तो 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऋण 1 का घात जब 4 है तो ऋण संख्या का जब सम बार गुना हो, क्या बोल रहा हूं बात समझिएगा, ऋण संख्या का क्या हो सम बार गुना, सम मतलब घात में 4 है ना तो सम बार गुना होगा तो वहां पर हमको धन प्राप्त होगा। और जब ऋण संख्या का विषम बार गुना होगा तो हमको वहां पर अंत में क्या प्राप्त होगा ऋण। तो यहाँ पर जब ऋण संख्या का सम है तो हमको प्राप्त होगा सिर्फ 1, क्योंकि 1 का हम 4 बार गुना करेंगे तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो 1 को कितने भी बार गुना करें हमको क्या प्राप्त होता है 1 ही प्राप्त होता है। अब ये ऋण को हमने लिख दिया ऋण। अब देखिए ऋण 1 का घात 3 है, 3 क्या है 1 विषम है, तो जब ऋण संख्या का घात विषम हो तो अंतिम में हमको ऋण ही प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा ऋण 1। तो ऋण 1 का घात 3 मतलब आ गया ऋण 1। अब यहाँ पर धन यहाँ पर का और यहाँ पर का ऋण, धन और ऋण का गुना हो जाएगा ऋण, 30 एकम 30 और पहले से बचे हुआ हमारे पास क्या ऋण। तो ये देखिए 3 एकम 3, अब यहाँ पर का ऋण और यहाँ पर का ऋण, ऋण का गुना क्या हो जाएगा धन, ये हो जाएगा हमारे पास क्या 1। अब ये हो गया हमारे पास ऋण 30 और यहाँ पर हो गया ऋण 1। अब ध्यान दीजिए एक यहाँ पर प्लस और एक यहाँ पर क्या है माइनस, तो ये प्लस और माइनस होने के कारण दोनों कट जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 30, ये प्लस और माइनस होने के कारण घटेगा, तो 30 में जब हम 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 27। और चूंकि चिन्ह हमको बड़ी संख्या का लगाना है तो बड़ी संख्या क्या है 30, जिसका चिन्ह क्या है माइनस, तो ये जो माइनस 27 आया यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि यही हमारा क्या है शेषफल। तो इस तरीके से आपको शेषफल प्रमेय लगाना है। अब हम बनाते हैं अगले क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न हमको मिल गया है, जो उदाहरण नंबर 10, यदि px बराबर 2x घात 3x धन 16 को gx बराबर x ऋण 2 से भाग करना हो तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपके एग्जाम में इसी तरीके से ही क्वेश्चन आएगा कि ये वाला भाज्य है और ये वाला भाजक है, तो आपको भागफल शेषफल प्रमेय के तरीके से आपको क्या प्राप्त करना है शेषफल। क्वेश्चन में यदि आएगा तो इसी तरीके से ही आएगा, तो आप अच्छे से इसको समझ जाइए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको हल करना। तो सबसे पहला काम हम क्या किए थे, सबसे पहला काम हमने ये किया था कि कौन भाज्य है और कौन भाजक है उसको हमने बताया था। तो भाज्य बराबर हमको मिला है, भाज्य px बराबर मिला है 2x घात 3 2x का वर्ग ऋण 3x धन 16 और भाजक बराबर हमको क्या मिला हुआ है, ये मिला हुआ है gx बराबर x ऋण 2, ये हमें प्राप्त कर देखा x ऋण 2। अब हमको क्या प्राप्त करना बोला गया है, शेषफल प्रमेय की सहायता से निकालना है शेषफल। तो चलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, तो शेषफल प्रमेय की सहायता से हम लगाएंगे तो हमको सीधा सीधा भाजक बराबर लेके चलना होता है क्या 0, भाजक gx बराबर क्या लेके चलना है 0। तो भाजक gx बराबर 0 दिए तो भाजक को मान लेते हैं यहाँ पर हम x ऋण 2 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम प्राप्त करेंगे x का मान और ये हो जाएगा x का मान बराबर 2। तो x का मान हमने 2 प्राप्त किया, इसको हम कहाँ रखते हैं भाज्य में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान px में रखने पर, x का मान px में रखने पर। तो चलिए अब px में बस मान रखना है, तो मान रखने का मतलब जहां पर x है वहां पर क्या रखते जाना है 2 रखते जाना है। तो चलिए p का p हो गया, अब x का मान हो जाएगा 2 बराबर 2 का 2 हो गया, x का वर्ग मतलब 2 का वर्ग ऋण 3, x का मान हम रख देंगे 2 धन, ये हो जाएगा हमारे पास 16। तो 2 क्वेश्चन में जाएगा 2 का वर्ग मतलब 2 का 2 बार गुना और 2 का 2 बार गुना मतलब 2 दूनी 4 ऋण, ये हो गया ऋण 3 दूनी 6 धन में हमारे पास प्राप्त हो जाएगा क्या 16। तो 2 चौक हो जाएगा 8 और ऋण 16 में सॉरी ऋण 6 में जब 16 घटाएंगे या 16 में हम घटाएंगे इसको 6 को, तो प्राप्त हो जाएगा धन 10 और 8 और 10 मिलाने पर कितना प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो जाएगा कितना 18 और ये जो 18 प्राप्त हुआ यही हमको प्राप्त हो जाएगा क्या आंसर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। चलिए बच्चों इस अध्याय के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके ग्रीन बोर्ड में आ गया है, जो उदाहरण नंबर 11, जिसे बोला गया है जब किसी बहुपद fx को x के वर्ग ऋण 4 से भाग दिया जाए तब शेषफल 5x धन 6 होता है। यदि इसी बहुपद को
x ऋण 2 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। आपको प्रश्न पढ़ने पर यह समझ में आया होगा कि एक तो भाज्य है लेकिन भाजक दो दो हमको मिला है, एक तो मिला हुआ है x का वर्ग ऋण 4 और दूसरा मिला हुआ है x ऋण 2। तो यहाँ पर आपको पहले स्थिति में भाजक जो मिला है वहां पर से प्राप्त करना है भाज्य का पूरा पूरा मान। अब देखिए आपको कैसे इसमें शेषफल प्राप्त करना होगा, नए भाजक के लिए ये आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। तो चलिए पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं। पहले तो हमको मिला हुआ है भाज्य हमको मिला हुआ है क्या, fx। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। भाज्य हमको मिला हुआ है क्या, fx, और पहले के लिए हमको भाजक मिला हुआ है क्या, x का वर्ग ऋण 4। तो जब fx को x का वर्ग ऋण 4 से भाग देते हैं तब शेषफल क्या प्राप्त होता है, 5x धन 6। तब इस स्थिति में अभी हमको शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा, 5x धन 6। ये देखिए 5x धन 6। अब देखिए जब किसी बहुपद को किसी अन्य बहुपद से भाग करते हैं तो हमको 4 चीजें मिलता है, एक भाज्य, दूसरा भाजक, तीसरा शेषफल और चौथा मिलता है हमको भागफल। तो यहाँ पर हमको 3 चीजें तो दिखाई दे रहा है, चौथा चीज दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, जो कि क्या है हमारा, वो है हमारा भागफल। तो जो हमको नहीं दिया है आप उसको मान लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, मान लीजिएगा। माना भागफल बराबर, इसको आप मान लीजिएगा jx, भागफल को हमने क्या माना, jx। अब ध्यान समझिए, जब हमको भाज्य भागफल शेषफल सब मिला हुआ है तब हमको एक सूत्र पता होगा, भाज्य बराबर, सूत्र पता होगा क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये आपको सबको याद होगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये देखिए हमने फार्मूला लगा दिया। अब हमको बस मान रखना है। अभी हमने भाज्य प्राप्त किया है क्या, देखिए fx, भाज्य हमने क्या प्राप्त किया है, fx बराबर भाजक हमने क्या प्राप्त किया है, x का वर्ग ऋण 4, x का वर्ग ऋण 4 और गुणा में भागफल हमने क्या माना है, jx। तो ये हो जाएगा हमारे पास jx और धन में शेषफल हमको प्राप्त हुआ है 5x धन 6। ये हो गया 5x धन 6। अभी हमने क्या प्राप्त कर लिया, भाज्य। किसके लिए भाज्य प्राप्त किए, जब हमको भाज्य मिला था x का वर्ग ऋण 4 तब। लेकिन यहाँ पर आपको क्या प्राप्त करना है, x ऋण 2 के लिए प्राप्त करना है शेषफल, x ऋण 2 के लिए शेषफल प्राप्त करना है। अब यहीं से आप क्या करिएगा, नए भाजक को क्या मानेंगे, चूंकि नए भाजक हमको दिया हुआ है, नया भाजक क्या दिया हुआ है, x ऋण 2, x ऋण 2। तो इसके लिए हमको क्या प्राप्त करना है, शेषफल। तो आप शेषफल प्रमेय लगाएंगे, जब हमको भाजक बराबर x ऋण 2 दिया है तो हम क्या लगा देंगे, शेषफल प्रमेय। तो आपको पता है ना कि शेषफल प्रमेय क्या होता है, तो हम लगा दिए यहाँ पर क्या, शेषफल प्रमेय। अब शेषफल प्रमेय का मतलब होता है भाजक बराबर 0 लेके चलना। तो चलिए भाजक बराबर हम सीधा सीधा लेके चल जाते हैं 0। अब भाजक बराबर जब 0 लेंगे तो हमने भाजक अभी क्या प्राप्त किया हुआ है, x ऋण 2। तो चलिए x ऋण 2 बराबर हमने प्राप्त कर लिया 0, जिससे x मान प्राप्त हो जाएगा क्या, 2। अभी हमने x मान 2 प्राप्त कर लिया। जो x मान प्राप्त होता है उसको हम मान रखते हैं कहाँ पर, भाज्य में। तो भाज्य हमको दिखाई दे रहा है ना fx, तो x का मान fx में रखने पर, तो चलिए जब हम भाज्य का मान fx में रखेंगे तो यहाँ पर रखते हैं f का f हो गया और x मान हमको क्या प्राप्त हुआ है, 2। तो ये हमने रख दिया क्या, 2 और यहाँ पर बराबर में x का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, ऋण पहले से मिला हुआ है हमको 4 और यहाँ पर गुणा में मिला हुआ है g और x मान हम क्या रखेंगे फिर से 2 धन 5 गुणा x मान हम क्या प्राप्त किए है, 2। तो 5 गुणा 2 धन यहाँ पर प्राप्त हो गया धन में 6। देखिए अभी हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ x का मान रखे। अब बस आपको हल करना है, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ऋण पहले से दिया हुआ हमको 4, यहाँ पर इसको कुछ मत करिएगा, जो करके छाप दीजिएगा, G2 है तो इसको G2 ही रख दीजिएगा और धन। अब यहाँ पर समझिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले 2 और 6 को जोड़ते हैं उसके बाद 5 गुणा करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, पहले गुणा कौन होगा, पहले हल होगा कौन, गुणा। तो 5 दूनी 10, उसके बाद जो गुणनफल आएगा उसको हम 6 से जोड़ेंगे। तो 5 दूनी 10 और धन में हमारे पास बचा हुआ है 6। अब 4 में 4 घटाएंगे तो हो जाएगा क्या, 0। अब यहाँ पर जो दिया उसे जो तो उतार देना है और धन
शून्य 10 गुणा करेंगे, सॉरी 10 धन करेंगे 6, तो 10 और 6 में गुणे पर कितना प्राप्त हो जाएगा 16। अब देखिए जीरो के साथ G2 का गुणा हो रहा है, तो कोई भी संख्या को जीरो से गुणा करते हैं तो उसका मान हो जाता है 0, तो ये हो जाएगा क्या 0। और पहले से हमारे पास प्लस बचा हुआ है 16, और 16 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा कितना 16। तो नए भाजक के लिए हमको शेषफल कितना प्राप्त हो गया 16, और यही 16 जो है ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपका मार्क्स ना कटे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न हमारे ग्रीन बोर्ड में आ गया है, जिसमें बोला गया है यदि बहुपद x का वर्ग ऋण 16 को बहुपद x ऋण 4 से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल क्या होंगे। तो जैसे आप क्वेश्चन देखे होंगे आपके दिमाग में सीधा चला होगा कि हमको क्या लगाना है, शेषफल प्रमेय। तो बच्चों आपको एक बात अच्छे से समझ लेना है कि शेषफल प्रमेय से हमको सीधा प्राप्त होता है शेषफल, वहां पर आपको भागफल कहीं प्राप्त नहीं होता। तो आपको यहाँ पर शेषफल प्रमेय लगाने से सिर्फ और सिर्फ क्या प्राप्त होगा, शेषफल। तो शेषफल के अलावा हमको क्या प्राप्त करना है, भागफल भी तो प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आपको भाग देने वाला प्रोसेस ही लगाना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, इसको हम शेषफल प्रमेय से न बना के हम बनाएंगे किसे, भाग देने वाले विधि से। तो यहाँ पर हमको हो जाएगा हमारे पास क्या, सबसे पहले हम बताते हैं भाज्य बराबर क्या दिया हुआ है। भाज्य बराबर हमको दिया हुआ है x का वर्ग ऋण 16। अब आपको पता है ना घातों को किस में लिखना होता है, अवरोही क्रम में। और यदि अवरोही क्रम में लिखे पाए तो क्या करते हैं, देखिए x का वर्ग और वर्ग के बाद हमको प्राप्त होना है x वाला पद, जो कि तो हमको दिखाई दे नहीं रहा है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x प्राप्त करेंगे और सामने में क्या लगा देंगे 0। तो उसके बाद हमारे पास प्राप्त हो गया क्या, ऋण 16। ये कहाँ से आया, समझ में आया ना। अध्याय 1 के प्रश्नावली 1 में आप ऐसे टाइप का क्वेश्चन आराम से बनाए थे। अब देखिए हमको भाजक मिला हुआ है क्या, ये मिला हुआ है हमको x ऋण 4। अब बस हमको भाग देने वाला प्रोसेस करना है। तो ये हो जाएगा x ऋण 4 भाग देना है इसको x का वर्ग ऋण 0 x ऋण 16। तो चलिए x के वर्ग को हम भाग करेंगे x से, तो आ जाएगा सिर्फ x, और x को गुणा करेंगे दोनों के साथ, तो ये प्राप्त हो जाएगा हमारे पास x का वर्ग ऋण 4x। अब हम ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाते हैं, तो ये प्राप्त हो जाएगा ऋण और ये प्राप्त हो जाएगा क्या, धन। चिन्ह को बदलते हैं ना, अब पहला वाला पद कट जाता है। अब 4x में 0x को जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, या घटाएंगे कह सकते हैं, तो ये प्राप्त हो जाएगा क्या 4x। अगले वाले पद को उतारना है, तो ये हो जाएगा ऋण 16। अब 4x को x से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास धन 4। अब इसका गुणा दोनों के साथ करेंगे तो 4 चौक ऋण 16, और 4 गुणा x करेंगे तो हो जाएगा 4x। अब चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा क्या प्लस। क्योंकि ऊपर वाले और नीचे वाले समान है, दोनों का चिन्ह असमान है, तो ऊपर नीचे से पूरा ये दोनों कट जाएगा और प्राप्त हो जाएगा क्या 0। तो ये हो जाएगा हमारा भागफल। भागफल प्राप्त होगा कितना, ये प्राप्त होगा हमको x धन 4, और शेषफल हमको प्राप्त होगा कितना, ये प्राप्त होगा हमको 0, और ये दोनों हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमको मिला हुआ है वो उदाहरण नंबर 13, जिसे बोला गया है क्या x ऋण 2 बहुपद px बराबर x घात 3 ऋण 3x का वर्ग धन 4x ऋण 4 का एक गुणनखंड है। तो बच्चों आपको मैं बताया था कि गुणनखंड, कोई भी भाज्य का गुणनखंड कब होता है, जब हमको शेषफल प्राप्त हो जाता है 0। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको प्राप्त करना है क्या, शेषफल प्रमेय से शेषफल। यदि 0 प्राप्त हुआ तो गुणनखंड है बोलेंगे, और यदि 0 प्राप्त नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं है बोलेंगे। तो चलिए हम बता देते हैं इसमें क्या भाजक है और क्या दिया है हमको भाज्य। तो भाज्य हमको मिला हुआ है भाज्य 3x बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, ये हमको मिला हुआ है क्या भाज्य। और क्या मिला हमको भाजक, चूंकि हमको भाग देना है किससे, x ऋण 2 के लिए हमको ज्ञात करना है, तो भाजक हमको x ऋण 2 ही प्राप्त हुआ है। तो x ऋण 2 ये हमको प्राप्त हुआ है क्या भाजक के रूप में। तो हमको यहाँ पर गुणनखंड है अथवा नहीं करके बताना है, तो सिंपल सी बात है, हमको शेषफल प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम लगा देते हैं यहाँ पर क्या, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, तो आप सबको पता चल गया होगा कि शेषफल प्रमेय में भाजक बराबर लेके चलते हैं 0, भाजक बराबर क्या लेके चलते हैं 0। तो भाजक हमको मिला हुआ है gx बराबर हम लेके चले 0, तो x ऋण 2 बराबर हो गया 0, और यहाँ पर से हम प्राप्त करेंगे किसका मान, x का। तो x मान प्राप्त करने के लिए ऋण 2 इधर आके धन 2 हो जाएगा,
तो x बराबर प्राप्त हो गया 2 और इसका मान हम रखेंगे कहां पर, भाज्य में। x का मान px में रखने पर, px में रखने पर, तो चलिए px में मान रख दीजिए। ये हो गया हमारे पास p का p और x मान हमको क्या प्राप्त हुआ है, देखिए 2, तो यहाँ पर हमने मान रख दिया 2 बराबर x क्यूब मतलब 2 का क्यूब ऋण 3 का 3 हो गया, x का वर्ग मतलब 2 का वर्ग धन 4 का 4 और x मान फिर से हमने रख दिया 2 और ऋण में पहले से प्राप्त हुआ है क्या, 4। अब 2 का 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये प्राप्त हो गया हमको 8 ऋण, ये हो गया 3 का 3, 2 का वर्ग मतलब 2 का 2 बार गुना, तो 2 दूनी 4 धन 4 दूनी प्राप्त हो जाएगा कितना, 8 और ऋण में पहले से प्राप्त हुआ है कितना, 4। तो देखिए यहाँ पर हमको सिर्फ यहाँ पर इसको गुणा करना है, ध्यान समझिएगा, है ना। तो 3 चौक 12, तो 8 का 8 हो गया, ऋण हो गया 12, धन में प्राप्त हो गया कितना 8 और ऋण में प्राप्त हो गया कितना 4। अब देखिए ये धन वाला को अलग से जोड़ना है, ऋण वाला को अलग से जोड़ना है, तो ये धन वाला अलग से जब जुड़ेगा तो 8 और 8 मिला के हो जाएगा कितना 16, 8 और 8 मिला के हो गया 16, ऋण 12 ऋण 4, ये दोनों जुड़ेगा और चिन्ह क्या रहेगा, ऋण का ही रहेगा और 16 में 16 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। क्या समझ में आया कि हमने क्या निकाला, शेषफल निकाला और शेषफल प्राप्त होगा क्या, 0। तो जब शेषफल 0 प्राप्त हुआ मतलब x ऋण 2 px का गुणनखंड है। चूंकि यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, अतः x ऋण 2 px का गुणनखंड है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न जो हमको मिला है वो है उदाहरण नंबर 14। क्या x ऋण a बहुपद px बराबर x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5a का गुणनखंड है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, पिछले वाले क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था वैसे ही आपको इसको भी बनाना है। इसमें भी आपको शेषफल प्रमेय लगाना है। शेषफल 0 प्राप्त हुआ तो गुणनखंड है, शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसमें हमको भाज्य मिला हुआ है, भाज्य px दिया हुआ है क्या, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5a और भाजक हमको मिला हुआ है, भाजक इसको हम मानते हैं gx बराबर x ऋण a। अब हमको गुणनखंड है या नहीं ये पता करने के लिए लगाना होता है शेषफल प्रमेय। तो चलिए हम लगा देते हैं यहाँ पर क्या, शेषफल प्रमेय। और शेषफल प्रमेय में क्या करते हैं, भाजक बराबर लेके चलते हैं 0, भाजक बराबर सीधा सीधा हम लेके चलते हैं क्या, 0। अब चलिए भाजक बराबर 0 कैसे प्राप्त होगा भाई, तो ये हमने प्राप्त कर लिया x ऋण a बराबर में 0 और यहाँ से हम प्राप्त करेंगे x का मान, तो a माइनस इधर हो जाएगा प्लस, तो x मान प्राप्त हो गया क्या, a। अब देखिए भाई अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान रख देंगे कहाँ पे, px में रखने पर, px में रखने पर। चलिए x मान px में रखेंगे तो ये हो जाएगा p, x का मान हमको क्या प्राप्त हुआ है a, तो pa बराबर x क्यूब मतलब a क्यूब माइनस a का a रहा, x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 5 का 5 रहा और x मान हमको क्या प्राप्त हो गया a और माइनस में प्राप्त हो जाएगा क्या 5a, हमने उसको जो करते हो लिख दिया। अब ये हो जाएगा a क्यूब मतलब a क्यूब हुआ माइनस, अब समझिए है ना, a इंटू a स्क्वायर करेंगे तो a का गुणा a के स्क्वायर के साथ होगा तो इसका मान हो जाएगा a का क्यूब प्लस 5 में a करेंगे तो 5a माइनस 5a। अब आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा, ये दोनों भी आपस में कट गया, ये दोनों भी आपस में कट गया, तो बचा क्या हमारे पास 0 और यदि शेषफल 0 प्राप्त हुआ मतलब भाजक जो है भाज्य का गुणनखंड है। अतः x ऋण a px का गुणनखंड है, अरे हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न हमारे सामने में आ गया है जिसमें बोला गया है यदि x ऋण a px बराबर x वर्ग धन x धन 1 का गुणनखंड है तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी तक जो हम क्वेश्चन हल कर रहे थे
उसमें पूछा जा रहा था कि गुणनखंड है अथवा नहीं। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि x ऋण 1 जो है px का गुणनखंड है। तो इस स्थिति में आपको भाजक के बराबर भी 0 लेके चलना है और भाज्य के बराबर भी 0 लेके चलना है, तभी आप वहां पर k का मान निकाल पाओगे। जब बता दिया गया पहले से, ध्यान समझिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, जब पहले से बोल दिया गया है कि भाजक जो है भाज्य का गुणनखंड है, तो आपको वहां पर भाजक बराबर भी 0 लेके चलना है और भाज्य बराबर भी 0 लेके चलना है। लेकिन जब पूछा जाए कि क्या भाजक भाज्य का गुणनखंड है, तो हम सिर्फ और सिर्फ भाजक बराबर 0 लेके चलेंगे और भाज्य में मान रख के हम देखते हैं कि 0 आया कि नहीं। 0 आया तो गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो इसमें आपको बता दिया गया है और वहां से हमको प्राप्त करना है क्या, k का मान। तो चलिए अब इसको हम करते हैं हल। तो इसमें हमको बोला गया है भाज्य पहले बता दीजिएगा। भाज्य हमको क्या दिया हुआ है, भाज्य px बराबर x वर्ग धन x धन k और भाजक हमको दिया हुआ है, भाजक हम क्या मानते हैं gx बराबर x ऋण 1। तो चूंकि हमको यहाँ पर मान निकालना है किसका, k का मान ये हमको करना है ज्ञात। इस तरीके से आप प्रश्न लिखेंगे तो सामने वाले को प्रश्न को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। देखिए अब हमको k का मान निकालना है और बताना है चूंकि x ऋण 1, ध्यान समझिएगा है ना, चूंकि x ऋण 1 px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है, तो पहला काम हम करेंगे भाजक बराबर 0 लेकर। भाजक बराबर क्या लेंगे 0। gx बराबर हमने प्राप्त कर लिया 0 और देखिए gx मान को क्या प्राप्त हुआ है भाई, x ऋण 1 और इसके बराबर हो जाएगा क्या 0। तो x ऋण 1 इधर हो जाएगा धन 1, तो यहाँ पर हमको x मान प्राप्त हो गया 1 और साथ ही साथ हमको किसका मान प्राप्त करना है, भाज्य का मान भी 0 लेके चलना है। अब भाज्य बराबर इसके बराबर भी हम क्या लेके चलेंगे 0। तो भाज्य का मान रख दीजिए आप x का वर्ग धन x धन k और इसके बराबर हो जाएगा क्या 0। अब देखिए x का मान को क्या प्राप्त हुआ है भाई a, तो यहाँ पर 1 का वर्ग धन x का मान हम रख देंगे क्या a धन पहले से प्राप्त हुआ है k और बराबर में हो जाएगा क्या 0। 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होता है, धन 1 का मान हमने लिख दिया 1, धन में प्राप्त हुआ है क्या k और बराबर में हो जाएगा 0 और 1 और 1 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 प्लस हो जाएगा हो जाएगा क्या माइनस। तो k बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा ऋण 2 और ये जो k का मान प्राप्त होगा यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से इस प्रश्नावली के लिए आने वाले जितने भी उदाहरण हैं उन सबको हमने हल कर दिया। अगले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के पूरे प्रश्नों का आंसर लेके आएंगे। तो आप इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि इस चैनल को शेयर करने का काम सिर्फ आप ही लोग के ऊपर है। तो आपको ये काम अच्छे से करना है। अब हम मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में। थैंक यू।